नमस्कार दोस्तों, यूपीएससी हिंदी के स्टडी प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है। तो बहुत दिन से ये क्लास पेंडिंग थी। बहुत सारी अनिश्चितताओं के कारण ये चीज़ें नहीं प्लान हो पा रही थी और कुछ करंट का भी इशू था कि करंट भी पढ़ाना था। तो जिस हिसाब से टाइम मिल रहा था उस हिसाब से मैंने चीज़ें स्किप कर रखी थी। लेकिन जो सीरीज़ चल रही है जिसमें मैंने सोचा था कि सारे सब्जेक्ट्स कवर नहीं हो पाएंगे 108 दिन में, क्योंकि बहुत सारे गैप भी हुए, वो मुझे अब लगता है कि पोस्टपोन होने के बाद प्रॉपरली कवर हो जाएंगे। उसके अतिरिक्त ही आपको काफ़ी कुछ पढ़ा दिया जाएगा। ठीक है, तो करंट अफेयर्स के भी वीडियो आ रहे हैं रेगुलरली, आप उसको देख सकते हैं, जिसमें दृष्टि की इंग्लिश की बुक कवर कराई जा रही है और हिंदी और इंग्लिश दोनों के कंटेंट डिफरेंट है। तो मैं कहना चाहता हूँ हिंदी वालों से कि जब भी हिंदी की बुक कवर हो जाएगी तो आप इंग्लिश का कंटेंट देख लेना। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो कृषि में जो नहीं पढ़ना है उसको छोड़ करके आगे चलते हैं कि देश में प्रथम कृषि विश्वविद्यालय की जो स्थापना हुई थी वो 1960 में हुई थी। सबसे पहले पॉइंट यही याद रखेंगे, डायरेक्टली प्रश्न पूछा हुआ है कि प्रथम कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना किस सन में हुई, तो 1960 में हुई थी। और प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू 17 नवंबर 1960 को उत्तर प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय, जिसको यूपीएयू कहा जा रहा है, उत्तर प्रदेश एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के रूप में, इसका उद्घाटन पंतनगर उत्तराखंड में करते हैं। लेकिन वर्तमान में ये जगह जो है उत्तराखंड में है। तात्कालिक समय में ये आपके उत्तर प्रदेश का हिस्सा हुआ करती थी। बाद में इसका नाम बदल करके गोविंद वल्लभ पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कर दिया गया था। ठीक है, तो ये भी नाम याद रखेंगे। पहले इसका जो नाम था वो उत्तर प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय था, लेकिन चूंकि गोविंद वल्लभ पंत जो है वो उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री थे, इसलिए उनके नाम पर गोविंद वल्लभ पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय इसका नाम कर दिया गया। भारत में 15 कृषि जलवायु क्षेत्र हैं, जिसको एग्रो क्लाइमेटिक जोन कहते हैं। तो याद रखेंगे इस पॉइंट को भी। यहाँ से भी डायरेक्टली प्रश्न पूछा हुआ है कि हाउ मेनी एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स इन उत्तर प्रदेश, सॉरी इंडिया, एग्रो क्लाइमेटिक जोन भारत में कितने हैं, तो 15 हैं टोटल। आगे बात होती है कि नेशनल ब्यूरो ऑफ सॉयल सर्वे के अनुसार भारत को 20 कृषि पारिस्थितिक क्षेत्रों और 60 कृषि पारिस्थितिक उप क्षेत्रों में बांटा गया है। तो एग्रो इकोलॉजिकल रीजन्स कितने हैं, तो 20 हैं। किसके अनुसार, नेशनल ब्यूरो ऑफ सॉयल सर्वे के अनुसार। और कितने उप क्षेत्र हैं, एग्रो इकोलॉजिकल सब रीजन्स कितने हैं, तो 60 हैं। ये दोनों पॉइंट भी याद रखेंगे और इसको एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स के साथ मिक्स नहीं करेंगे। ठीक है, यानी कि कृषि जलवायु क्षेत्र जो है वो 15 हैं भारत में। अगर एग्रो इकोलॉजिकल रीजन या कृषि पारिस्थितिकी क्षेत्र की बात की जाए तो वो 20 है। और कृषि पारिस्थितिकी के उप क्षेत्र कितने हैं, तो 60 क्षेत्रों में विभाजित किया गया है नेशनल ब्यूरो ऑफ सॉइल के अकॉर्डिंग। इनका वर्गीकरण मिट्टी, जलवायु के प्रकार, प्राकृतिक भौगोलिक परिस्थितियों के अनुसार किया जाता है कि कैसा क्लाइमेट है वहाँ का, कैसी सॉयल है और कैसा वहाँ का जियोग्राफिकल आपका इकोलॉजी वहाँ पर पाई जा रही है, इसके अकॉर्डिंग चीज़ों को व्यवस्थित करते हैं। भारतीय कृषि का इतिहास पुस्तक किसने लिखी है, तो MS रंधावा द्वारा लिखी गई है। ये जो सिंगर रंधावा है लगदी लाहौर दिवाले नहीं है, कोई और है, क्या नाम है इनका, मोहनदर सिंह रंधावा। ठीक है, हरित क्रांति के कारण भारतीय कृषि अपने जीवन निर्वाह स्वरूप के बजाय व्यापारिक था बाजारोन्मुख रूप ग्रहण करती जा रही थी। ये आप समझ भी रहे हैं कि जैसे जब भारतीय कृषि में हरित क्रांति आती है तो पहले भारतीय कृषि जो थी वो केवल पेट भरने का काम करती थी, भाई यहाँ पे जितने लोग हैं वो लोग खा पी ले, इतना अन्न उपज जाए। लेकिन वर्तमान स्थिति ये है कि अब व्यापारिक रूप से हम एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं और बाजार उन्मुख, यानी कि बाजार में ले जा करके उसको एक्सपोर्ट कर रहे हैं, बहुत सारा स्टोरेज है अपने पास, तो उस तरह का रूप जो है ग्रहण करती जा रही है। अगर फाओ की माने, यानी कि खाद्य एवं कृषि संगठन के मानक के अनुसार, खाद्यान्नों के सुरक्षा भंडारण के समय 14% तक ही सापेक्षिक आर्द्रता होनी चाहिए। ये एक फैक्ट पूछा हुआ था, तो इसको एज ए फैक्ट याद कर लोगे। कभी भी अगर पूछेगा कि रिलेटिव ह्यूमिडिटी या सापेक्षिक आर्द्रता कोई भी फसल या खाद्यान्न अगर आप स्टोर कर रहे हो तो कितनी हो सकती है, तो 14% तक परमिसिबल है, यानी कि इतनी हो सकती है। कृषि में युग्म पैदावार का आशय है 2 या 2 से अधिक फसलों को एक ही भूमि में एक ही फसल वर्ष में उगाना। जैसे सपोज करो कि एक फसल वर्ष कोई 23-24 का चल रहा है या 24-25 का चल रहा है, ठीक है, तो एक ही समय में 2 या अधिक फसल अगर बो दी जाए तो उसको बोलते हैं डबल क्रॉपिंग। ठीक है, तो ये भी प्रश्न पूछा हुआ है, इसीलिए इस तरह का नोट्स जो है आपको बताया जा रहा है। एक ही साथ एक ही भूमि पर 2 या अधिक फसलें उगाना इंटरक्रॉपिंग खेती कहलाती है।
तो अब दोनों में डिफरेंस क्या है? देखिए, डबल क्रॉपिंग में ये है कि पहले आपने कोई फसल बोई, मान लो चावल बोया, ठीक है, और उसके बाद जब सीजन आता है तो आप उसी जमीन में गेहूं बो रहे हो, ठीक है। तो ये आपका हो गया डबल क्रॉपिंग। जबकि इंटर क्रॉपिंग का मतलब ये हुआ कि आप चावल बो रहे हो, ठीक है, और साथ में ही, उसके साथ में ही आपने सरसों लगा दिया, ठीक है, तो वो इंटर क्रॉपिंग हो गई। मिश्रित खेती क्या होती है कि कई तरह की फसलों के उत्पादन के साथ साथ पशुपालन को भी बढ़ावा देंगे, जिससे खेती के शेष बचे समय में पशुपालन करके किसान अपनी आय में वृद्धि कर सके, तो इसको मिश्रित खेती कहते हैं। अगर कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को लागू करने की बात की जाए, जिसमें जैसे ठेकेदारी कृषि जिसको कहते हैं, कि आपने किसी को कॉन्ट्रैक्ट पर दे दिया और ये कह दिया कि भाई 40% हिस्सा तुम रखोगे, 60 मैं रखूंगा, ठीक है, तो ये हो गया कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग। तो इसमें पंजाब राज्य जो है वो सबसे ज़्यादा अग्रणी है। चलिए, फिर बात आती है सिक्किम। पूर्वोत्तर राज्यों में एक पहाड़ी प्रदेश है जो हम लोग को ही पता है। यहाँ का अधिकांश भूभाग जंगलों से घिरा हुआ है। राज्य की कुल भूमि में मात्र 10% से भी कम भाग कृषि के लिए उपलब्ध है। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है कि लेस देन 10% जो है सिक्किम में कृषि या एग्रीकल्चर के लिए उपलब्ध भूमि है। यहाँ पर औसत वर्षा 125 सेंटीमीटर है। इसके विपरीत उत्तर प्रदेश, पंजाब एवं हरियाणा प्रमुख अन्न उत्पादक राज्यों में से एक है। अगर देश के कुल खाद्यान्न उत्पादन की बात की जाए तो उत्तर प्रदेश का जो अंशदान है वो सबसे ज़्यादा है। अब यहाँ पर डेटा दिया हुआ है जो कि पुराना हो चुका है, इसलिए स्किप करके आगे चलते हैं कि यहाँ पर भी कुछ डेटा जो है काम का नहीं है। यहाँ पर सीधे आते हैं कि भारत में बीज ग्राम संकल्पना यानी कि सीड विलेज कंसेप्ट का मुख्य उद्देश्य क्या है? एक समान विचारों वाले किसान को स्वयं सहायता समूह में एक साथ प्रशिक्षण प्रदान करना, जिससे कि वो अपनी पसंद की फसलों के बीजों को उत्पादित करने के साथ काम कर सकें, जिससे स्वयं की तथा साथी किसानों को भी बीज की ज़रूरत को उचित समय में और सस्ती कीमतों में पूरा किया जा सके। इसको सीड विलेज कंसेप्ट कहा जाता है, यानी कि बीज ग्राम संकल्पना कहा जाता है। फिर से मैं समझा रहा हूँ कि इसका मुख्य उद्देश्य क्या है कि समान विचार वाले किसानों को लेकर के आएंगे SHG में, यानी कि स्वयं सहायता समूह में, और एक साथ प्रशिक्षण देंगे, ठीक है, कि दो समान विचार वाले किसान हैं, उन दोनों को सेल्फ हेल्प ग्रुप में लेकर के आए, वहाँ पर एक साथ प्रशिक्षण दिया, जिससे वो अपने पसंद की फसलों के बीज को उत्पादित करने के साथ एक साथ काम कर सकें, ठीक है। तो जो फसल उत्पादित करनी है उसके बीजों के लिए वो एक साथ काम कर रहे हैं, जिससे स्वयं की और साथी किसान के बीजों की ज़रूरत को उचित समय और सस्ती कीमतों में पूरा कर सकें। कि मान लो कि गेहूं का ही बीज बचाना हुआ या किसी भी फसल का बीज बचाना हुआ, तो साथ में काम कर रहे हैं, किसी का कम या अधिक साथी की भी मदद कर रहे हैं इसमें, ठीक है। एगमार्क क्या है? तो एगमार्क केंद्र सरकार द्वारा प्रायोजित योजना है जो कि कृषि उत्पाद, ये बात याद रखिएगा, कृषि उत्पाद यानी कि ग्रेडिंग और मार्केटिंग अधिनियम 1937 के अंतर्गत कृषि और संबद्ध उपकरणों की ग्रेडिंग और मानकीकरण को प्रोत्साहित करती है, ठीक है, ये पॉइंट याद रखिएगा। अगला आता है कृषि क्षेत्र को प्राथमिकता देते हुए भारत सरकार ने इसके सतत विकास हेतु कई कदम उठाए हैं, जैसे मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना द्वारा सतत मिट्टी की उर्वरता सुधारने, प्रधानमंत्री ग्राम सिंचाई योजना के माध्यम से पानी की बढ़ी हुई क्षमता तथा सिंचाई के लिए उपयोग में सुधार करने, परंपरागत कृषि विकास योजना द्वारा जैविक खेती को समर्थन और किसानों के आय में वृद्धि हेतु एकीकृत राष्ट्रीय कृषि बाजार के सृजन को समर्थन जैसे कई कदम उठाए गए हैं। तो हम लोग यहाँ तक पढ़ लिए हैं कि वृद्धि हेतु एकीकृत राष्ट्रीय कृषि बाजार के सृजन को समर्थन देने जैसे कई कदम उठाए गए हैं। बात आती है किसान क्रेडिट कार्ड योजना की, तो पूरे देश में संचालित हो रही है और इसका क्रियान्वयन वाणिज्यिक बैंकों, जो भी कमर्शियल बैंक है, सहकारी बैंक यानी कोऑपरेटिव बैंक्स और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक यानी कि RRB रूरल रीजनल बैंक के द्वारा किया जा रहा है। हरी खाद वाली फसलों में से नाइट्रोजन की सर्वाधिक मात्रा बोड़ा अर्थात लोबिया में 0.49% पाई जाती है। तो डायरेक्टली प्रश्न पूछा हुआ है, उसी को नोट्स बना करके यहाँ पर आपके सामने प्रस्तुत है। तो बोड़ा यानी कि लोबिया में मैक्सिमम नाइट्रोजन की मात्रा पाई जाती है, 0.49% पाई जाती है। हरी खाद कृषि में उस सहायक फसल को कहते हैं, हरी खाद कृषि में उस सहायक फसल को कहते हैं जिसकी खेती मुख्यतः भूमि में पोषक तत्वों को बढ़ाने तथा उसमें जैविक पदार्थों की पूर्ति करने के उद्देश्य से की जाती है। कुछ फसलें और हैं, जैसे ढैंचा एक फसल है, उसमें 0.42%, शनई है उसमें 0.43%, पेटुआ जिसको बोलते हैं, ठीक है, और ग्वार की फसल में 0.34% तक नाइट्रोजन की मात्रा पाई जाती है। किंतु सनई में बुआई से खेत को सर्वाधिक नाइट्रोजन इतना किलोग्राम पर हेक्टेयर प्राप्त होता है, ठीक है, कि सनई की बुआई करोगे तो खेत को सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन प्राप्त होगा, 86 से 129 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर प्राप्त होता है। ढैंचा से 84 से 105 और ग्वार से सबसे कम जो है प्राप्त होता है, और लोबिया से
74 से 88 किलोग्राम पर हेक्टेयर नाइट्रोजन खेत को प्राप्त होता है। ठीक है, देखिए दोनों चीज़ें अलग हैं कि कितनी मात्रा में नाइट्रोजन होता है वो बात अलग है, और कितनी मात्रा में नाइट्रोजन खेत को प्राप्त होता है ये बात अलग है। फर्टिगेशन क्या है? तो फर्टिगेशन का संबंध जल में उर्वरक को घोलकर सिंचाई से है। ठीक है, कि अगर कोई फर्टिलाइजर है उसको आप पानी में घोल दो और फिर सिंचाई करो तो उसको फर्टिगेशन बोलते हैं। तो याद रखिएगा, इस विधि से जल में आवश्यकता अनुसार रसायन मिलाकर उसकी क्षारीयता को नियंत्रण किया जाता है, जिससे घुले उर्वरक से सिंचाई द्वारा पौधों में पोषक तत्व की मात्रा लगभग दुगुनी अवशोषित होती है। इससे रासायनिक पोषणों के निष्कालन में भी कमी आती है। जैसे देखो, मान लीजिए कि खेत है, खेत में अगर डायरेक्टली आप यूरिया या कोई भी मतलब आपको जो भी उर्वरक मिलता है वो आप डायरेक्टली अगर डालते हो सॉलिड फॉर्म में, ठीक है, तो वो मिट्टी में जाता है और उसके निक्षालन की प्रक्रिया ज़्यादा है कि जब आप सिंचाई करोगे तो बह करके बहुत सारा फर्टिलाइजर किनारे चला जाएगा। ठीक है, लेकिन जब आप पानी में घोल करके सिंचाई करते हो तो उससे जो उर्वरक मिलता है या उससे जो पोषक तत्व पौधों को मिलते हैं वो लगभग दुगुनी मात्रा में मिलते हैं जितना कि आप एक रॉ फॉर्म में सिंचाई कर वो डालते हो उर्वरक। ठीक है, तो इसका ज़्यादा फायदा होता है। इस टेक्निक को बोलते हैं फर्टिगेशन, नाम याद रखिएगा। फर्टिगेशन विधि द्वारा मुख्यतः नाइट्रोजनी, पोटाश आदि जल में घुलनशील उर्वरकों का प्रयोग होता है। रॉक फॉस्फेट या फास्फोरस के कई उर्वरक जो जल में घुलनशील नहीं है इस विधि द्वारा प्रयोग के उपयुक्त नहीं रहते हैं। आगे बात होती है कृषि में शून्य जुताई, अर्थात खेत की जुताई के लिए बगैर असली फसल बोने के निम्नलिखित लाभ है। ठीक है, बगैर अगली फसल बोने के निम्नलिखित लाभ है। जैसे क्या करेंगे कि खेत में कोई फसल हुई, जुताई नहीं करेंगे उसकी और अगली फसल बो देंगे तो क्या क्या लाभ है कि फसल लागत में कमी आ जाती है कि जुताई नहीं करनी पड़ी, उसके पैसे बच गए। पिछली फसल के अवशेष को खेत में छोड़ दिया जाता है जिससे वह सड़कर खाद बना देता है। इससे उर्वरक उपभोग में कमी आ जाती है, यानी कि फर्टिलाइजर भी कम यूज़ करेंगे। धान की नर्सरी बनाने के बजाय सीधे बुआई के समय और श्रम की बचत होती है। फसलों द्वारा वायुमंडल से अवशोषित कार्बन डाइऑक्साइड मृदा में मिल जाती है जिससे वायुमंडल से कार्बन पृथक्करण हो जाता है। ठीक है, तो ये सारे लाभ हैं। फिर है आपका, इसमें हम लोग देखेंगे टेंसियोमीटर की ज़रूरत कहाँ पड़ती है। तो भारत में पारितंत्र अनुकूल कृषि में विकल्पगत सभी विधियों को अपनाया जा रहा है जिसमें शिंब अधिक यानी कि दलहनी फसलों की अधिकता से प्राकृतिक रूप से मृदा की उर्वरता शक्ति बढ़ती है। टेंसियोमीटर फसल सिंचाई की ज़रूरत को बचाता है जिससे नियंत्रित सिंचाई से उत्पादकता भी बढ़ती है और जल की बचत भी होती है। तो याद रखिएगा टेंसियोमीटर का क्या काम है, फसल सिंचाई की ज़रूरत को बताता है। ठीक है, कि कब फसलों को सिंचाई चाहिए। और शिंब अधिक के किसको कह रहे हैं कि अधिक से अधिक दलहनी फसलें उगाना जिससे जो नाइट्रोजनी चीज़ें हैं, नाइट्रोजन है वो उसका फिक्सेशन हो जाए मिट्टी में। ठीक है, उर्वरकता बढ़ जाए। भारत की योजना आयोग ने 1989 में मृदा, वर्षण, तापमान, उच्चावच यानी कि टोपोग्राफी और जल संसाधन आदि कृषि जलवायु कारकों के समानता के आधार पर भारत को 15 कृषि जलवायु प्रदेशों में विभाजित किया है जिसको हम लोग एग्रो क्लाइमेटिक जोन पढ़े हैं। ठीक है, राष्ट्रीय कृषि आयोग ने 1971 में देश के 127 कृषि जलवायु प्रदेशों में विभाजित किया था। ठीक है, चलिए देख लेते हैं कृषि जलवायु प्रदेश और किन किन राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में आते हैं वो क्षेत्र। तो पश्चिमी हिमालयी श्रेणी, तो पश्चिमी हिमालयी श्रेणी नाम है अगर इसका तो पश्चिम की चीज़ें ही आएंगी, जैसे लद्दाख आया ऊपर में, जम्मू कश्मीर आया, हिमाचल प्रदेश आया, उत्तराखंड आया, ये पश्चिमी हिमालयी श्रेणी में आते हैं। पूर्वी हिमालयी श्रेणी में अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल आता है। तो इसमें याद क्या करना है, अगर पूछ लेता है कि पूर्वी हिमालयी श्रेणी में निम्न में से कौन नहीं आता है या कौन आता है, तो उसमें पश्चिम बंगाल का नाम आप याद रखना। ठीक है, आप इसके अतिरिक्त मिजोरम का नाम भी याद रख सकते हो। ठीक है, ये पूर्वी हिमालयी श्रेणी में आते हैं। इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है वो है वेस्ट बंगाल, क्योंकि यहाँ ध्यान नहीं जाता है। निचली गंगा के मैदान में देखोगे तो निचली गंगा के मैदान में एकमात्र पश्चिम बंगाल आता है, मध्य गंगा के मैदान में उत्तर प्रदेश और बिहार आता है, ऊपरी गंगा के मैदान में अकेले उत्तर प्रदेश आता है। गंगा पार के मैदान में क्या क्या आता है, तो गंगा पार में चंडीगढ़ आएगा, दिल्ली का क्षेत्र, हरियाणा, पंजाब और राजस्थान। ठीक है, जितने वेस्टवर्ड एरियाज हैं अपने भारत के वो आ जाएंगे, चंडीगढ़, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान। ठीक है, पूर्वी पठार और पर्वतीय क्षेत्र में मध्य प्रदेश आएगा, छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल और महाराष्ट्र आता है। इसमें भी कुछ जो टिपिकल हैं वो आप याद रख सकते हैं।
जैसे महाराष्ट्र याद रख सकते हो कि पूर्वी पठार और पर्वतीय क्षेत्र में महाराष्ट्र आता है, जो कि एक काफ़ी शॉकिंग है। केंद्रीय पठार में कौन आता है? पर्वतीय क्षेत्र में राजस्थान, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश आता है केंद्रीय पठारी क्षेत्र में। पश्चिमी पठारी क्षेत्र में मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र आता है, तो समझ में भी आ रहा है। दक्षिणी पठारी क्षेत्र में आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक, तमिलनाडु 4 स्टेट आते हैं। पूर्वी तट याद रखिएगा केरल नहीं आता है, ठीक है। पूर्वी तटीय मैदान की बात की जाए तो आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और पुडुचेरी आता है। द्वीपीय में आता है अंडमान निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप। पश्चिमी मैदानी और पर्वतीय क्षेत्र में राजस्थान, गुजरात के मैदान और पर्वतीय क्षेत्र में गुजरात, दादरा नगर हवेली, दमन दीव। पश्चिमी तटीय मैदान और पर्वतीय क्षेत्र में महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु। तो इस प्रकार हमने 15 एग्रो क्लाइमेटिक जोन के बारे में यहाँ पर पढ़ लिया है। राष्ट्रीय मृदा सर्वेक्षण एवं भूमि उपयोग नियोजन ब्यूरो नागपुर ने भारत को 20 प्रमुख कृषि पारिस्थितिकी क्षेत्रों यानी कि एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स में बांटा हुआ है। तो यहाँ पर गलत लिखा है, ये क्लाइमेटिक नहीं होगा, ठीक है। देखिए इसी तरह से गलतियां होती हैं, तो ये एग्रो इकोलॉजिकल जोन होगा, ठीक है। तो एग्रो इकोलॉजिकल रीजन्स में बांटा हुआ है मृदा सर्वेक्षण और भूमि उपयोग नियोजन ब्यूरो नागपुर ने। तो अब ये इनका नाम यहाँ पर जो है लिखा हुआ है, इसको भी हम देख सकते हैं कि जैसे पहला है एरिड इकोसिस्टम यानी कि शुष्क क्षेत्रों में क्या आएगा? पश्चिमी हिमालय का क्षेत्र आ गया, पश्चिमी मैदान कच्छ द्वीप आ गया और दक्कन के पठार आ गए। अर्ध शुष्क में उत्तरी मैदान, गंगा का ऊपरी मैदान, उत्तरी मैदान में ही राजस्थान उच्चावच का क्षेत्र आ गया। उत्तरी मैदान में मध्य गंगा का मैदान, दक्कन का पठार, ठीक है। गुजरात के मैदान और काठियावाड़, दक्कन का पठार में मिश्रित लाल काली मृदा और दक्कन के पठार में लाल बलुई मृदा। सब ह्यूमिड इकोसिस्टम में पूर्वी बेसिन सतपुड़ा श्रृंखला और महानदी बेसिन, पूर्वी पठार में बुंदेलखंड उच्च भूमि, पूर्वी पठार में लाल और लेटराइट मिट्टी। उत्तरी मैदान में निचली गंगा मैदान और पश्चिमी हिमालय, जम्मू कश्मीर, उष्ण क्षेत्रीय हिमाचल प्रदेश और बंगाल बेसिन। ह्यूमिड पर ह्यूमिड इकोसिस्टम में असम, उत्तरी बंगाल मैदान, पूर्वी हिमालय, पूर्वांचल पहाड़ियाँ। कोस्टल इकोसिस्टम में पूर्वी तटीय मैदान, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, पश्चिमी घाट इत्यादि चीज़ें आती हैं, ठीक है। अगला जो टॉपिक है हम लोग का वो है हरित क्रांति। तो कई बार ग्रीन रिवॉल्यूशन पर दोस्तों क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है। शुरू करते हैं ग्रीन रिवॉल्यूशन के बारे में थोड़ा और जानना कि जनक कौन थे हरित क्रांति या ग्रीन रिवॉल्यूशन के। तो नाम है उनका नॉर्मन अर्नेस्ट बोरलॉग। तो आप इसको नॉर्मन बोरलॉग के नाम से भी जानते होंगे। जन्म कब हुआ था कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, अमेरिका के रहने वाले थे, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। और मेक्सिको में इन्होंने काम किया था। पैदा हुए थे अमेरिका के ओइवोआ प्रांत में और मेक्सिको में इनका काम रहा। इनके द्वारा जो गेहूं की एक प्रजाति विकसित की गई जिसमें उच्च उत्पादकता थी यानी कि हाई प्रोडक्टिविटी थी, उससे क्या हुआ कि भारत, पाकिस्तान, मेक्सिको सहित अनेक देशों में गेहूं का उत्पादन दोगुना या उससे अधिक हो गया, ठीक है। तो नाम याद रखिएगा नॉर्मन बोरलॉग। बोरलॉग विश्व के 7 उन व्यक्तियों में शामिल हैं जिन्हें नोबेल पुरस्कार मिला है, ठीक है। उसके अलावा अमेरिकी राष्ट्रपति का मेडल ऑफ फ्रीडम मिला है और कांग्रेसनल गोल्ड मेडल, तीनों ही प्राप्त हुए हैं। तो ऐसे केवल 7 व्यक्ति हैं विश्व में जिन्हें नोबेल पुरस्कार के साथ साथ अमेरिकी राष्ट्रपति का मेडल ऑफ फ्रीडम और उसके साथ कांग्रेसनल गोल्ड मेडल, ये तीनों ही मिला हो। बोरलॉग को 2006 में भारत का पद्म विभूषण भी दिया गया है। तो ये भी पॉइंट याद रखना है कि 2006 में इनको पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। भारत में अगर हरित क्रांति के जनक की बात की जाए या फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन की बात की जाए तो डॉक्टर MS स्वामीनाथन को भारत में हरित क्रांति का जनक माना जाता है। इसके नेतृत्व में ही सफलतापूर्वक भारत में गेहूं की उच्च उत्पादकता वाली प्रजातियों का विकास किया गया, जिसके बाद से भारत में उच्च उत्पादक बीज यानी कि हाई यील्डिंग सीड्स का प्रयोग प्रारंभ हुआ, ठीक है। हाई यील्डिंग सीड्स, ठीक है, हाई यील्डिंग सीड्स का प्रयोग प्रारंभ हुआ। इसके अतिरिक्त उर्वरकों की अधिक प्रयोग और सिंचाई की सुविधाओं के पर्याप्त विकास पर भी बल दिया गया। तो 2 चीज़ और है कि जो हाई यील्डिंग सीड थे उनके लिए उर्वरक अच्छे चाहिए थे, तो उर्वरकों के प्रयोग पर बल दिया गया और साथ में सिंचाई पर भी पर्याप्त विकास किया गया। यहाँ पर कह रहा है कि भारत में उन्नत बीजों के प्रयोग के कार्यक्रम यानी कि हाई यील्ड वैरायटी प्रोग्राम की शुरुआत संयुक्त राष्ट्र अमेरिका आधारित और रॉकफेलर फाउंडेशन के सहयोग से हुआ। तो ये भी याद रखना है कि किसके सहयोग से हुआ, तो रॉकफेलर फाउंडेशन जो है उसके सहयोग से ये हाई यील्ड वैरायटी प्रोग्राम यानी कि उन्नत बीजों के प्रयोग का कार्यक्रम जो है उसकी शुरुआत संयुक्त राज्य अमेरिका से होती है। भारत में हरित क्रांति का प्रथम चरण क्या था, तो 1966 से 1981 तक लाल बहादुर शास्त्री से शुरू होता है और इंदिरा गांधी तक रहता है। प्रथम चरण में हरियाणा, पंजाब और उत्तरी
उत्तर प्रदेश के पश्चिमी इलाके में लागू किया गया। तो डायरेक्टली प्रश्न ये पूछता है कि हरित क्रांति का भारत में प्रथम चरण कब से कब तक रहा, तो 1966 से लेकर के 1981 तक रहा, और हरियाणा, पंजाब और उत्तर प्रदेश के पश्चिमी क्षेत्रों में रहा। इसका दूसरा चरण कब शुरू होता है, तो 1981 से 1995 की अवधि को माना जाता है, और तीसरा चरण 1995 से स्टार्ट होता है और देश के सभी क्षेत्रों तक विस्तृत किया जाता है। ठीक है। भारत में हरित क्रांति का उत्पादन एवं उत्पादकता दोनों में ही सर्वाधिक लाभ गेहूं की फसल को प्राप्त हुआ। तो ये भी प्रश्न पूछा जाता है कि किसमें सबसे ज़्यादा लाभ दिखाई देता है हरित क्रांति के फलस्वरूप, तो उसमें आपका गेहूं की फसल में सबसे ज़्यादा लाभ दिखाई देता है। हरित क्रांति के प्रारंभ से पूर्व देश में जहां 12.3 मिलियन टन गेहूं का उत्पादन होता था, वहां 2000 और 2001 के डेटा के अनुसार 69.68, वही 2020-21 में 109.5 मिलियन टन गेहूं हो रहा है। तो लगभग अगर देखा जाए तो 100 गुना, लगभग 100 गुना। ठीक है। यहाँ पर चीज़ें लगभग 10 गुना जो है यहाँ पर चीज़ें पहुँच चुकी हैं ग्रीन रेवोल्यूशन के बाद की। 12.3 मिलियन टन से 109.5 मिलियन टन जो है गेहूं पहुंच चुका है प्रति हेक्टेयर उपज के हिसाब से। गेहूं के उपरांत हरित क्रांति का सर्वाधिक प्रभाव किस पर देखा गया, तो चावल की खेती पर इसके बाद देखा गया। हरित क्रांति में मुख्य पादप मैक्सिकन प्रजाति का गेहूं था, जो मैक्सिको का गेहूं था, उसमें सबसे ज़्यादा हरित क्रांति का प्रभाव देखा गया, जिसे बोरलॉग के मैक्सिको स्थित अंतर्राष्ट्रीय मक्का एवं गेहूं संवर्धन केंद्र से मंगाया गया था। ठीक है। बात आती है वर्ष 2020-21 के चतुर्थ अग्रिम अनुमान तक हरित क्रांति के फलस्वरूप गेहूं की पैदावार 3,464 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर तक पहुंच गई थी, जो अभी 4 वर्षों में और बढ़ गई होगी। भारत में वर्ष 1965 के बाद उच्च उत्पादन देने वाले किस्म के बीजों, उर्वरक, सिंचाई और तकनीकी प्रयोग को बढ़ावा देने शामिल किया गया है, जिसमें ग्रामीण विद्युतीकरण, कृषि उत्पादों की बाजार तक पहुंच, इसके लिए ग्रामीण सड़कों का विकास और विपणन कार्यों को बढ़ावा देना, इसी को हरित क्रांति के नाम से जानते हैं। समझ में आया। हरित क्रांति की अगर बेसिक डेफिनेशन पूछी जाए तो ये हो जाएगा कि वर्ष 1965 में खासकर भारत में उच्च उत्पादन देने वाली किस्मों के बीजों, उर्वरक, सिंचाई और तकनीकी प्रयोग को बढ़ावा देना ही हरित क्रांति के नाम से जाना जाता है। 28 जुलाई 2000 को केंद्र सरकार ने नई राष्ट्रीय कृषि नीति का घोषणा किया। इस नीति के तहत इंद्रधनुषी क्रांति की परिकल्पना प्रस्तुत की गई। इसके अंतर्गत प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कृषि के क्षेत्र से संबंधित सभी क्रांतियों को शामिल किया गया। तो इससे भी प्रश्न पूछता है, अब जो मैं यहाँ पर लिखा भी हूँ शायद, कि डायरेक्टली समटाइम डायरेक्टली आस्क्ड क्वेश्चन इन एग्जामिनेशन। तो देख लेते हैं कौन कौन सा रिवोल्यूशन है। हरित क्रांति को खाद्य उत्पादन से समझते हैं, ग्रीन रेवोल्यूशन इसको बोलते हैं। सुनहरी क्रांति या गोल्डन रेवोल्यूशन फल और सब्जी से समझते हैं, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, थोड़ा सा ट्रिकी है। उसके बाद आता है आपका श्वेत क्रांति, दुग्ध उत्पादन होता है। नीली क्रांति मत्स्य उत्पादन, लाल क्रांति मांस या टमाटर उत्पादन, काली क्रांति पेट्रोलियम उत्पादन, तो ये भी काफ़ी ट्रिकी है। गोल क्रांति आलू उत्पादन, तो ये भी ट्रिकी है। पीली क्रांति तिलहन होता है, गुलाबी झींगा होता है या मांस होता है या प्याज होता है। ठीक है। तो इतनी चीज़ें आपको समझ में आ गई, जिसमें 2 इंपॉर्टेंट मैंने आपको टिक कर दिया। कभी कभी ग्रे रिवोल्यूशन भी पूछता है, तो ग्रे भी पेट्रोलियम में ले सकते हैं, या काली रिवोल्यूशन वो भी पेट्रोलियम में ले सकते हैं। सुनहरी क्रांति में फल एवं सब्जी लेते हैं। चलिए, भारत में सर्वप्रथम जीबी पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय पंतनगर के 0 टिल बीज एवं उर्वरक ड्रिल का विकास किया गया। टिलेज पद्धति के अनुसार बिना जुताई किए गए कई सालों तक खेती की जा सकती है। अब आता है खाद्यान्न फसलें। तो इसमें हम लोग रबी, जायद और खरीफ की फसलों को देखेंगे, कब उनको बोया जाता है, कौन कौन सी फसलें आती हैं और कब उनको काटा जाता है, ये सारी बातें हम लोग देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं रबी की फसलें, कि भारत के विभिन्न भागों में पारिस्थितिकीय अंतर है, इकोलॉजिकल डिफरेंस है, उसके कारण भिन्न भिन्न प्रकार के फसल चक्र अपनाए जा रहे हैं, यानी कि क्रॉप रोटेशन अपनाया जाता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में धान, गेहूँ इत्यादि। ठीक है। भारत में 3 शस्य ऋतुएं पाई जाती हैं, यानी कि फसलों के लिए जो ऋतुएं होती हैं वो पाई जाती हैं। जैसे रबी की फसल, खरीफ की फसल और जायद की फसल होती है। रबी की फसल कब से कब तक होती है, अब ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो इसको ध्यान से सुनेंगे। शीत ऋतु में अक्टूबर से नवंबर के मध्य बोया जाता है, यानी कि अब वो समय आ चुका है जब रबी की फसलें बोई जा रही हैं। ठीक है। और ग्रीष्म ऋतु आते आते यानी कि मार्च अप्रैल के मध्य काट लिया जाता है। इसमें कौन कौन आती है, सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो गेहूं और जौ है। इसके अलावा चना, मटर, सरसों, मसूर और आलू इत्यादि है। आप लोग देखते होंगे कि आलू जो है उसकी पैदावार जाड़े में हो रही है, मटर की सब्जी बेसिकली जाड़े में बनती है, चना जो कच्चा वाला होता है वो जाड़े में ही मिलता है, सरसों जाड़े में ही पीले रंग के फूल खिले होते हैं, और मसूर भी जो है वो आपके जाड़े में ही फसल होती है। तो याद रखना है गेहूं, जौ, इसके साथ चना, मटर, सरसों
मसूर इत्यादि चीज़ें होती हैं। रबी की फसल देश के विस्तृत भाग में बोई जाती है। शीत ऋतु में शीतोष्ण पश्चिमी विक्षोभ से होने वाली जो बारिश है इन फसलों के उत्पादन में सहायक होती है। तो प्रश्न यहाँ से भी पूछा जा सकता है कि पश्चिमी विक्षोभ या वेस्टर्न डिस्टर्बेंस जिसको कहते हैं, अगर उसके कारण बारिश हो रही है तो ऑप्शन दे देगा कि उससे रबी की फसल नष्ट हो जाती है, रबी की फसल पर दुष्प्रभाव पड़ता है। ठीक है, तो ऐसा नहीं होता है। रबी की फसल उससे अच्छी होती है। अगर उसको एक वो बारिश मिल जाती है वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस से, तो रबी की फसल अच्छी हो जाती है। गेहूं भारत की दूसरी सबसे महत्वपूर्ण खाद्यान्न फसल है। यह देश के उत्तर और उत्तर पश्चिमी भागों में पैदा की जाती है, बेसिकली हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पंजाब इत्यादि में। भारत में गेहूं की कृषि के लिए लगभग 10 to 25 डिग्री का तापमान चाहिए, इसलिए जाड़े में होती है ये, और 50 से 75 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा की आवश्यकता रहती है, जिसमें मध्यम ताप और मध्यम वर्षा कहा जा सकता है। अब यहाँ पर एक दो डेटा दिया है जो कि पुराना है। नया डेटा मैं इस भूगोल के इंडियन सेक्शन खत्म होने के बाद लेता हूँगा। गेहूं की कुछ प्रमुख किस्में हैं जिसका नाम आपको याद रखना चाहिए। जैसे सोनालिका गेहूं की किस्म है, ट्रैक्टर के भी किस्म है, तो सोनालिका ट्रैक्टर और गेहूं दोनों है, ऐसे याद कर लो। अर्जुन जी जो थे वो गेहूं ज़्यादा खाते थे, ऐसे याद कर सकते हैं। ठीक है, अब ये मत कह दीजिएगा कि भीम जी जो है वो चावल ज़्यादा खाते थे, सर शरीर देख करके लगता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। अर्जुन जो है गेहूं ज़्यादा खाते थे, ये पक्का है। कुंदन, अमर, ये सारा नाम जो है गेहूं का है। इसके अलावा भवानी HW 1085 चंद्रिका, जो हमारा खेत देखता है वो व्यक्ति का नाम चंद्रिका है। ठीक है, कंचन, गोमती, देश रत्न, ये सब लोग जो है गेहूं ही खाते थे, ऐसे याद कर सकते हो। तो गेहूं की जो किस्में हैं या उनकी नाम है वो सोनालिका, अर्जुन, कुंदन, अमर, भवानी, चंद्रिका, कंचन, गोमती और देश रत्न है। इसको चाहे जैसे याद कर पाओ याद कर लीजिए, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं ये सारी चीज़ें, क्योंकि एग्जामिनेशन में अगर ऐसे कुंदन दिखाई देगा कि कुंदन निम्न में से किसकी फसल है, चने की है, मटर की है, गेहूं की है या मिर्चे की है, तो आप समझ नहीं पाओगे कि कुंदन किसकी है। ठीक है, भारत में गेहूं की उत्पादकता बढ़ाने के लिए कृषि वैज्ञानिकों ने गेहूं की बौनी प्रजातियों का विकास किया, जिसमें लरमा रोजो, नाम याद रखिएगा, लरमा रोजो 64 है, सोनोरा 63, सोनोरा 64, मेयो 64, S227 का परीक्षण देश में गेहूं उत्पादक राज्यों में किया गया। इन बौनी किस्मों के परीक्षण के फलस्वरूप भारत में गेहूं की उत्पादकता बढ़ गई। नोरिन 10 गेहूं में बौनेपन का जीन है। अब ये याद रखिएगा कि किस कारण जो है गेहूं का बौनापन खोजा गया, वो कौन सा कारक था, तो वो था नोरिन 10। ठीक है, तो ये कारक था जो कि बौनेपन के गेहूं को विकसित करने में मदद किया। मैक्रोनी गेहूं असिंचित परिस्थितियों अथवा सूखा परिस्थितियों के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है, तो ये भी याद रखिएगा। मैक्रोनी गेहूं होता है जिसके लिए बहुत ज़्यादा सिंचाई नहीं चाहिए, जो सूखे स्थानों पर हो सकता है। कल्याण सोना गेहूं की एक उन्नत किस्म है। ठीक है, तो अगर आपको उन्नत किस्म का गेहूं खरीदना है तो आप बोलिएगा कल्याण सोना गेहूं चाहिए। रस्ट गेहूं की फसल का रोग है, यह 3 प्रकार का होता है, पीला किट, भूरा किट और काला किट, जो कि रस्ट रोग है। किसके कारण होता है? करनाल बंट गेहूं की एक कवक जनित बीमारी है, तो याद रखना है करनाल बंट किसके कारण है, तो कवक से होता है, यानी कि फंगस से होता है, लिखा भी है फंगल बीमारी है। यह रोग टिलेटिया इंडिका नामक कवक से होता है। ठीक है, तो करनाल बंट किस में होता है? गेहूं में होता है। किस कारण से होता है? तो फंगस डिजीज है, फंगल इन्फेक्शन है, फंगस के कारण होता है, कवक के कारण होता है। और कौन सा कवक है? तो टिलेटिया इंडिका नामक कवक से होता है। इस रोग की पहचान कब हुई, इससे कोई मतलब नहीं है। ट्रिटिकल गेहूं एवं राई के मध्य संकर का प्रतिफल है। जब दोनों का हाइब्रिडाइजेशन करा दिया जाता है तो ट्रिटिकल बनता है। ठीक है, मैक्सिमम प्रोडक्शन ऑफ गेहूं अथवा धान के बारे में बात करें तो उत्तर प्रदेश में अधिकतम क्षेत्रफल वाली फसल पद्धति गेहूं धान है, यानी कि मैक्सिमम जो क्षेत्रफल है उसमें उत्तर प्रदेश में गेहूं और धान बोया जाता है। आप ये चीज़ देख सकते हो, चाहे आप जैसे मैं जिस स्थान पर हूँ इस इधर से आप चाहे कौड़ीराम रोड पर जाओ, यानी कि बनारस रोड पर जाओ, या लखनऊ रोड पर जाओ, या किसी भी गांव के क्षेत्र में जाओ, इवन कुशीनगर के साइड जाओ, तो आपको रास्ते में 2 ही 3 फसल देखने को मिलेंगी, या तो गेहूं देखने को मिलेगा, या तो चावल देखने को मिलेगा, और यदा कदा आपको गन्ना देखने को मिलेगा। ठीक है, तो इससे समझ में आता है कि अपने आसपास में ही देख करके आप एक अंदाज़ा लगा सकते हो कि सबसे ज़्यादा एरिया में क्या बोया जाता है, तो गेहूँ और चावल का ही बुआई होती है। ठीक, गेहूं की सिंचाई की ताज निकालने यानी कि क्राउन रूट इनिशिएशन की अवस्था सर्वाधिक क्रांतिक अवस्था है, क्रिटिकल एज होती है।
जहाँ केवल एक सिंचाई करना संभव हो वहाँ इस अवस्था में सिंचाई को महत्व दिया जाता है। ताज निकालने की अवस्था बुआई के 20-25 दिन के बाद आती है। वहाँ केवल 2 सिंचाई करना संभव है, वहाँ पहली सिंचाई ताज निकालने की अवस्था में और दूसरी सिंचाई पुष्प लगने की अवस्था में किए जाने को महत्व दिया जाता है। ठीक है, चलिए खरीफ की फसल क्या होती है। खरीफ की फसल कब बोई जाती है, तो अक्टूबर नवंबर में काट ली जाती है और मानसून के आगमन के साथ बोई जाती है। यानी कि जब आपका जून के आसपास मानसून आ रहा है तो वहाँ पर खरीफ की फसल बोई जाएगी और अक्टूबर नवंबर में काट ली जाएगी। तो कुल मिला के ऐसे समझ सकते हैं कि जब रबी की फसल कटती है तो आपके खरीफ की फसलें बोई जानी शुरू की जाती है। ठीक है, और अक्टूबर नवंबर के आसपास जब रबी की फसल के बोने का टाइम होता है तब तक इसको काट लिया जाता है। ठीक है, इस ऋतु में बोई जाने वाली कौन कौन सी फसल है, तो कुछ के नाम तो आपको हमेशा मालूम होंगे, जैसे धान है, ये हमेशा जो है खरीफ की फसल में आता है, जिसके नाम मालूम होंगे आपको। मक्का है, मक्का भी इसी समय में बोया जाता है, और मूंगफली। ठीक है, इसके अलावा तिल, ज्वार और बाजरा, ये तीनों भी बोए जाते हैं। और सोयाबीन इत्यादि की भी जो फसल है वो भी आपकी खरीफ की ही फसल है। फिर आता है कि धान की मुख्य खेती कहाँ कहाँ होती है, इसको देख लेते हैं। तो असम में होती है, वेस्ट बंगाल में होती है, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल, महाराष्ट्र, विशेषकर महाराष्ट्र में कोंकण वाले जो तटीय एरिया हैं वहाँ पर, उत्तर प्रदेश, बिहार में की जाती है। ठीक है, तो कुछ स्टेट का नाम याद रख लीजिए, जैसे नॉर्थ ईस्ट के लिए असम याद कर लीजिए, वेस्ट बंगाल याद कर लीजिए, उड़ीसा याद कर लीजिए, आंध्र प्रदेश याद कर लीजिए। यहाँ पर मुख्य रूप से चावल की खेती की जाती है। ठीक है, सिंचाई की सुविधा का विकास होने के बाद पंजाब और हरियाणा में भी धान की फसल जो है वो बोई जाने लगी। धान एक उष्णकटिबंधीय फसल है, आपको दिख भी रहा है कि किस तरह से उसको आपके मई जून के महीने में बोते हैं और अक्टूबर नवंबर तक काट लेते हैं, यानी कि हर समय उसको गर्मी मिलती रहती है, लेकिन उसके साथ साथ पर्याप्त मात्रा में सिंचाई की भी बहुत ज़रूरत होती है। ठीक है, इसकी उत्पत्ति कहाँ मानी जाती है, तो दक्षिण पूर्व एशिया में ही मानी जाती है। धान की फसल के लिए 25 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक का तापमान चाहिए और 100 सेंटीमीटर से अधिक की वर्षा चाहिए, यानी कि 25 मोर देन और 100 सेंटीमीटर से मोर देन वर्षा चाहिए। ठीक है, अगला आता है एग्रीकल्चर स्टैटिस्टिक्स का डेटा। ये सब नहीं पढ़ेंगे क्योंकि ये सब चीज़ें पुरानी हो चुकी हैं। भारत में जो दक्षिण भारत का चावल का कटोरा है वो कृष्णा गोदावरी डेल्टा के क्षेत्र को कहा जाता है, क्योंकि केजी बेसिन जो है, कृष्णा गोदावरी बेसिन या डेल्टा जो उसका है, वहाँ पर सबसे ज़्यादा चावल की जो फसल है वो उत्पन्न होती है या उत्पादित होती है। यह क्षेत्र आंध्र प्रदेश में के अंतर्गत आता है। चावल के प्रमुख उत्पादक क्षेत्र तेलंगाना और रायलसीमा है। ठीक है, कृष्णा गोदावरी डेल्टा के क्षेत्र में ही विस्तृत है। ये दोनों क्षेत्र का नाम याद रखिए, एक तो तेलंगाना और दूसरा रायलसीमा। ठीक है, फिर हम लोग आते हैं कि धान की प्रमुख किस्मों में जमुना, करुणा, जया, कांची, जगन्नाथ, कृष्णा, कावेरी, हंसा, विजया, पद्मा, अन्नपूर्णा, बाला और रत्ना है। इसमें से जो जो नाम आपको एक दो बार में याद हो पाता है उसको जरूर याद कर लीजिए। उसके साथ PYQ सॉल्व करिए तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि कितने प्रश्न आपसे पूछे गए हैं धान की किस्मों को लेकर के। अमर धान जून जुलाई में बोया जाता है। ठीक है, और ये नवंबर दिसंबर में काटा जाता है। पूसा सुगंध, ये भी धान की एक सुगंधित किस्म है। पूसा RH10 बासमती चावल की संकर प्रजाति है। धान की अन्य संकर प्रजातियां हैं PHB 71, गंगा, सुरुचि, KRH सह्याद्री 4। बासमती चावल की रोपाई करते समय बेहतर उत्पादकता हेतु बीज दर 15 से 20 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर होने चाहिए, मतलब कम बीज प्रति हेक्टेयर जो है बोए जाने चाहिए। बरानी दीप, नरेंद्र शंकर, नरेंद्र शुष्का, सम्राट, लालमती इत्यादि धान की प्रजातियां हैं, तो इसको जरूर याद करिएगा। बरानी दीप, नरेंद्र शंकर, नरेंद्र शुष्का, सम्राट, लालमती इत्यादि। ब्लू ग्रीन एल्गी, जिसको ग्रीन ब्रू, जिसको BGY भी कहते हैं। ठीक है, तो BGA भी कहते हैं जिसको। उसके अलावा एजोस्प्रिलियम, फॉस्फोबैक्टीरिया, एजोला आदि चावल की फसल के लिए प्रमुख जैव उर्वरक हैं। तो कुछ जैव उर्वरक का नाम अगर पूछता है तो एजोला याद रखिएगा, परीक्षा में पूछा हुआ है। ठीक है, इसके अलावा ब्लू ग्रीन एल्गी का नाम पूछा हुआ है, जिसको नील हरित शैवाल कहा जा रहा है। फिर उसके अलावा दो और दिया हुआ है, एजोस्प्रिलियम दिया हुआ है और फॉस्फोबैक्टीरिया दिया हुआ है। ठीक है, ये दोनों पॉइंट आप लोग याद रखेंगे। चलिए, फिर कह रहा है कि 2019 और 20 के अंतिम आंकड़ों के अनुसार संपूर्ण भारत में चावल की खेती के क्षेत्र में सर्वाधिक हिस्सा 13.11% उत्तर प्रदेश का आता है। फिर है नगदी फसलें, तो कैश क्रॉप हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। आज का लेक्चर इतना ही रहने देते हैं।
थोड़ा सा ये जो पोर्शन है कृषि वाला थोड़ा सा बोरिंग है, मुझे खुद भी बोरिंग लगता है, तो आप लोग को भी लग रहा होगा, लेकिन दवा के समान इसको समझ करके खा लीजिए। जितने भी रिसेंट डेटा हैं वो मैं एक PDF रखा हूँ, अपडेट कर दूंगा आप लोग को जैसे ही इंडियन वाली ज्योग्राफी खत्म होती है उसके बाद। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।